हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी के प्रीलिम्स वाला Q&A बैंक को, जिसके MCQ हम लोगों ने सॉल्व करने स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी आप लोगों के कुछ सर्टेन MCQ डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे फर्दर मूव करके हम इसका चैप्टर नंबर 1 जो है अकॉर्डिंग एज पर दिस बुक वो कंप्लीट करेंगे। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अराउंड 25 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज 26 क्वेश्चन से देखेंगे एंड वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थोड़े इजी से टॉपिक हैं, ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे बात की गई है, ये स्टेटमेंट आपको देखनी है और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द फिस्कल सिस्टम का। देखिए, अब ध्यान से समझिए। फिस्कल सिस्टम होता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है? कोई चीज़ जो स्टेबल रख रही है, राइट। ऑटोमेटिक होता है बाय सेल्फ, मतलब आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप ही चीज़ें जो है फाइनेंशियल सिस्टम आपका स्टेबलाइज वे में चल रहा है। आप इंटेंशनली, आप मतलब देखिए, मेरे और आपके हाथ में तो ज़्यादा कंट्रोल रहता नहीं है, मेजर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो जब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी डिस्क्रिशनरी इस तरीके की प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रही है जिससे वो मार्केट में पैसे को बढ़ाए या कम करे, क्रेडिट को इंक्रीज़ करे या रिड्यूस करे, तो वो ऑटोमेटिक आपके मेजर हो जाते हैं। अब इसमें से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वो कह रहा है गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अगर इंफ्रा पे खर्च कर रही है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट पैसा लगा रही है ताकि लोगों को काम मिले और लोगों की अर्निंग बढ़े। तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं रहा, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। टैक्स रेट एडजस्टमेंट भी गवर्नमेंट करती है, मार्केट में टैक्स रेट को बढ़ाना कम करना, जिससे लोगों के पास मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो। सो अगेन ये भी आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है टू स्टेबलाइज द फाइनेंस इन द इकोनॉमी। थर्ड, हाउस होल्ड एफर्ट टू मेंटेन प्रीवियस लिविंग स्टैंडर्ड ड्यूरिंग इनकम चेंज। देखिए, हाउस होल्ड की इनकम, मेरे आपकी जो है, अगर इनकम में चेंजेस आ रहे हैं तो हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई प्लान्ड वे नहीं है, ये हम अपनी इनकम के बेसिस पे चीज़ें सेट कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी में सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट, कॉरपोरेशन, जो कंपनी होती है वो अगर बात कर रही हैं कि उन्हें डिविडेंड देना है ड्यूरिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमी में चेंज आ रहा है तो वो डिविडेंड मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। डिविडेंड मतलब कि या तो अपने पास रिटेन करेंगे या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगेन ये उनका एक प्रॉफिट के बेसिस पे लेने वाला डिसीजन है। ये कोई इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमी में क्रेडिट ज़्यादा हो या कम हो, इस बेसिस पे ये डिसीजन नहीं लिया जाता। तो ये भी एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। तो 1 और 2 जो थे वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट एफर्ट थे, प्लान्ड एफर्ट थे। 3 और 4 जो हैं ये यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा C, 3 और 4। क्लियर? लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चन। अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है देन यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, हम लोग उसे डिस्कस भी कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लिबरल इकोनॉमीज। देखिए, लिबरल इकोनॉमी जो होती है ना, ये आपकी एक इकोनॉमी है जहाँ पे लिबर्टी की बात की जा रही है। जैसे कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो एक फॉर्म ऑफ लिबरल इकोनॉमी होती है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है। इसके लिए हम लोग एक लेजिस्फेयर टर्म भी यूज़ करते हैं, राइट। लेजिस्फेयर टर्म भी हम यूज़ करते हैं। लिबरल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में कैपिटल मतलब प्राइवेट पीपल काम करते हैं, कैपिटलिस्ट भी उसे बोला जाता है। प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं। मार्केट के थ्रू चीज़ें प्राइस आप डिसाइड कर रहे होते हो, कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, प्रॉफिट मोटिव की बात होती है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है अबाउट लिबरल इकोनॉमी। क्या लिबरल इकोनॉमी में फ्री मार्केट होती हैं? बिल्कुल, मार्केट फ्री है। फ्री इन द सेंस क्या? फ्री में सामान खरीदना बेचना नहीं, फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड को लेके रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो टैरिफ्स के फॉर्म में आप ट्रेड को लेके रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, टैरिफ इंक्रीज वगैरह करके, वो चीज़ यहाँ नहीं होती है। सपोर्ट फॉर फ्री ट्रेड की बात होती है, वही फ्री फ्रॉम द टैरिफ्स। फ्री मार्केट, फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे आप देखते हो इंडिविजुअल को लिबर्टी होती है, इंडिविजुअल के पास चॉइस होती है, राइट। यहाँ पे इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होती है कि वो उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनको अपने लिए क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो चूज़ करनी है। फिर गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है। तो ये तो चारों बातें लिबरल इकोनॉमी के बारे में ठीक है। यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्राइस, तो वो चीज़ गलत हो जाती, राइट। वो आपकी कमांड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात होती है। तो यहाँ पे ये चारों ही बातें लिबरल इकोनॉमी के बारे में ठीक मेंशन की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसका आंसर डी हो गया। लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चन।
फिलिप कर्व के बारे में देखो बात की गई है। अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट कर्व इन द इंडियन इकोनॉमी पढ़े हैं, बहुत सारे कर्व हैं, कई बार कर्व से लेके क्वेश्चन आई भी हुए हैं, तो आई वांट कि आप सारे कर्व्स जो भी इकोनॉमी के हैं कवर कर लें। फिलिप कर्व की बात करें तो सबसे पहले अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की। देखिए ये जो फिलिप है, A.W. फिलिप ने इस कंसेप्ट को यहाँ पे मेंशन करा था और उन्होंने बताया था कि जो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इनके बीच में ना इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स इन द सेंस, ध्यान से देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब लोगों के पास जॉब है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब पीपल हैव जॉब। अब लोगों के पास अगर जॉब है, आपके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो गई हैं, तो लोग काम करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, राइट। काम करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो वो चीज़ों की डिमांड करेंगे, और डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा है, एवरीवन इज़ डिमांडिंग, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी होती है। तो बता रहे हैं इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है इट मीन्स सबके पास जॉब है तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और इसका रिवर्स, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो जॉब कम होगी तो लोगों को पैसा कम मिलेगा, पैसा कम तो डिमांड कम तो इन्फ्लेशन कम। सो फिलिप कर्व्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड किस तरीके की रिलेशनशिप ये बताता है कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, राइट। ये बताता है कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। देखिए एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, और वाई एक्सिस इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। हाउएवर 1970 में एक अपोजिट काइंड ऑफ कंसेप्ट भी देखा गया, जिस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। आई होप स्टैगफ्लेशन का मतलब सबको पता है। अभी आप कह रहे थे कि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और अलोंग विद दैट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। जनरली तो आपने बोला इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, बट यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी भी देखी गई थी कि जब इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी, एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। डन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुड, मतलब कंसीडर द टाइप ऑफ गुड्स सर्विसेज। अब इसमें पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन में ये देख लेते हैं। वो पूछ रहा है कि इन सब में से पब्लिक गुड कौन से हैं। देखिए पब्लिक गुड वो गुड होते हैं जिन पे सबका इक्वल रीच होता है, जिनमें कोई भी आप ऐसा नहीं होता कि कुछ लोगों को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, या आपकी मतलब अगर आपका परचेजिंग कैपेसिटी है तो ही आप परचेज कर पाओगे। पब्लिक गुड जनरल जो आपके आसपास नियर बाय एरिया में गार्डन्स पार्क बने हुए हैं, राइट, इंफ्रा गवर्नमेंट ने कोई रोड वगैरह बना रखी है, टेम्पल बना रखा है, इन पे सबका इक्वल राइट होता है। नोबडी कैन क्लेम कि हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर ज़्यादा राइट है, तो ये पब्लिक गुड होते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बोला नेशनल डिफेंस। डिफेंस पे भी ऐसा नहीं है किसी प्राइवेट एक दो लोगों का हाथ है, डिफेंस जो सेक्टर है वो सबके लिए वर्क करेगा। रोड्स सबके लिए है, यहाँ पे जो भी रोड्स बनाई जा रही हैं, आप ये नहीं कह सकते आप अमीर हो आप गरीब हो आप यहाँ से नहीं जा सकते। गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी सबके लिए इक्वली करेगी, राइट। ऑल्दो प्रैक्टिकली क्या होता है क्या नहीं होता अभी वो चीज़ इज़ नॉट द पॉइंट, बट गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का वर्क होता है वो भी सबके लिए इक्वल है। लेकिन कपड़े सबके लिए इक्वल वाला पब्लिक गुड आएगा? वो तो आप जो परचेज करोगे, जहाँ से परचेज करोगे, दैट इज़ योर पर्सनल एंड इंडिविजुअल चॉइस। एंड सिनेमा हॉल की टिकट भी पब्लिक गुड नहीं है। तो 4 और 5 तो क्लियर कट समझ में आ रहा है नहीं है। 4 और 5 एलिमिनेट करोगे तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। 1 तो पता ही आपको है नेशनल डिफेंस, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्लियर? सो दिस इज़ द आंसर। आई होप रीज़न समझ में आ रहा है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत टाइम मैं लगा भी नहीं रही हूँ इसमें समझने के लिए, टाइम दे रही हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विडिटी ट्रैप। ऑप्शन पढ़ने से पहले सीधा सीधा आप समझ लो कि लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन, ध्यान से बचते हैं, हम बात करें एक वर्ड की लिक्विडिटी ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है एक जाल में फंसना, लिक्विडिटी मतलब काइंड ऑफ होता है जब आप किसकी बात कर रहे हो, लिक्विड मतलब कैश फॉर्मेट में कोई आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप में हम ये देखते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप ये कहता है जनरली बैंक जो है आरबीआई ये कोशिश करता है कि लोगों के पास पैसा रहे, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, जब लोग पैसे को सेव कर रहे हैं, जब लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। अब लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं मतलब इकोनॉमी में डाउनफॉल की सिचुएशन है, जैसे रिसेशन हो गया या वॉर हो गया। अब बैंक्स आपसे कह रहे हैं कि यार हम इंटरेस्ट रेट ज़ीरो कर देते हैं, आप ले लो पैसा और इन्वेस्ट करो। बैंक कह रहे हैं हम इंटरेस्ट रेट ज़ीरो कर रहे हैं, आप पैसा लो हमसे उधार, आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना, आप आगे इन्वेस्ट करो। तो इंस्टेड ऑफ दैट इस सिचुएशन के बाद भी लोग इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, लोग अपना पैसा सेव कर रहे हैं। इवन जो आपकी
जो आपका पैसा मार्केट में आप उसको भी निकाल के सेव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में जो सिचुएशन है वो रिसेशन या वॉर की है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आपकी जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कोशिश की जाती है बाय द आरबीआई की मार्केट में पैसा ज़्यादा जाए। आपने सुने होंगे टर्म बैंक रेट, सीआरआर, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह हैं, इन सब के थ्रू आरबीआई कोशिश करता है कि लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़े, वो भी वर्क नहीं करती, वो भी फेल हो जाती हैं। देन दैट कंसेप्ट इज़ नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप, राइट। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं ऑप्शन वो क्या क्या दे रहा है हमें। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ऑप्शन से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या क्या दे रहा है हमें यहाँ पे। या 1 मिनट रुकते हैं बस। आई होप दिस ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है, इसको हम आज कंप्लीट ही करेंगे पूरा। Yes, this is the question. A situation where interest on previous loan is increasing year by year. आप इंटरेस्ट बढ़ाए जा रहे हो, नहीं इंटरेस्ट तो आप बिल्कुल कम कर देते हो ताकि लोग परचेज करें, फिर भी नहीं करते हैं। अ सडन स्टैग्नेशन इन द क्रेडिट मार्केट ड्यू टू सेंट्रल बैंक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। नो, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट नहीं कर रहा है, एक्सपेंड करता है इस केस में लिक्विडिटी ट्रैप में। अ सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा रही है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। यहाँ गवर्नमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। गवर्नमेंट जो खर्चे बढ़ाती है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट हो जाता है। तो अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट आर सो लो, आप इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर देते हो कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काम करे, लेकिन वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है। और इस सब के बावजूद भी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। सो दिस विल बी द आंसर टू द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। डन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 4 चीज़ें दे रखी हैं, इनमें से कौन सा जो है वो आउटकम होगा जब गवर्नमेंट अपने टैक्स रिड्यूस कर देगी। गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर देती है, इसका मतलब अब आपके पास, मतलब पब्लिक के पास पैसा जो है, पब्लिक की जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। और जब पब्लिक, क्योंकि अब आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है ना, पब्लिक की मनी सप्लाई बढ़ेगी, इसका मतलब पब्लिक अपना खर्चा बढ़ा सकती है, पब्लिक अपनी डिमांड बढ़ा सकती है, राइट। तो वो कह रहा है बताइए कि टैक्स रेट के कम हो जाने से क्या होगा। क्या कंज्यूमर का जो खर्च करना है, स्पेंडिंग है, वो कम हो जाएगी। अभी मैंने बताया मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हम कम क्यों करेंगे, हम तो बढ़ाएंगे ना। गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो जाएंगे, बिल्कुल ये हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स के फॉर्म में पैसा नहीं जाएगा। टैक्स कंप्लाइंस, बिल्कुल टैक्स कंप्लाइंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने टैक्स का बर्डन लोगों पे से कम कर दिया है, देखिए टैक्स बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पे करना होता है, देन पीपल विल लाइक प्लान करते हैं कि कहाँ से बचा लें, कैसे पैसा सेव कर ले टैक्स के फॉर्मेट में। लेकिन जब आप टैक्स का बर्डन कम कर दोगे तो नॉर्मल अगर टैक्स जा रहा है तो पीपल विल मतलब लोगों को ये लगेगा कि ठीक है हम टैक्स पे कर ही देते हैं क्योंकि बर्डन रिड्यूस है, तो टैक्स कंप्लाइंस आपका बढ़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी क्योंकि आपके यहाँ पे टैक्स को लेकर टैक्स रेट कम हो गया है, तो बाहर से इन्वेस्टर जो है दे वांट कि वो आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो 2, 3 एंड 4 तो होगा इसका आउटकम, 1 तो नहीं होगा, 1 तो उल्टी ही बात कर रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 एंड 4, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे एक टर्म कह रहा है एमपीसी, क्या इसका मतलब ये है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, कौन से पेयर हैं और करेक्टली मैच है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये समझिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि आप कितना ऑन एन एवरेज एक कंज्यूमर अपनी इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन को सी से, तो अपनी इनकम का कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 2 टाइप की होती है, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है C/Y, कंजम्पशन को हम डिवाइड कर दें इनकम से तो हमारा एवरेज निकल आता है। फिर होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल जब भी वर्ड आता है, मार्जिनल मतलब होता है पर यूनिट एक्स्ट्रा, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा C/डेल्टा Y। व्हाट इज दिस डेल्टा? डेल्टा मतलब चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। मान लीजिए आपकी इनकम 100 से 200 करोड़ हो गई है लेट से, तो आप पहले खर्चा करते थे 40 करोड़ का, अब आपने 50 करोड़ कर दिया है। तो ये जो डिफरेंस था 50 - 40 10 एंड 200 - 100, ये जो वैल्यू निकल के आएगी यानी 0.1 जो वैल्यू आई वो आपकी हो गई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया होता क्या है। इसने लिखा है इट इज़ अ कंजम्पशन इन एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। नो, ये तो मतलब नहीं है ना, प्रोडक्शन से कितना एक्स्ट्रा कंज्यूम करा, इसका मतलब है द रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो फर्स्ट तो गलत हो गया।
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बात करते हैं, देखो मल्टीप्लायर इज आपकी मनी कितने टाइम में मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की इनकम है, आपने एक इनकम आपकी ये इनकम है, या किसी ने खर्चा करा तो वो किसी के लिए इनकम हुई, आपका खर्चा किसी और के लिए इनकम है, वो उस इनकम को आगे इन्वेस्ट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट से फिर आगे जहाँ पे भी आपने वो पैसा इन्वेस्ट करा होगा वो उसको आगे कंज्यूम करेगा, वो किसी और की इनकम है। तो दैट्स हाउ द मनी विल मल्टीप्लाई इन द इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब कि इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और उस इन्वेस्टमेंट चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, और उससे आगे कितनी यील्ड निकल के आएगी। तो दिस इज राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को जब आप पूरी तरीके से, मतलब आपके जितने भी जब रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आपके जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं, आप उनको पूरी तरीके से अपनी एम्प्लॉयमेंट में लगा रहे हो। व्हेन यू आर मतलब एक तरीके से आप सब कुछ उसमें एम्प्लॉय कर रहे हो, आप पुट कर रहे हो अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो द लेवल ऑफ इनकम वेयर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम सबको यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात भी ठीक है। फर्स्ट गलत है, बस 2 और 3 ठीक है। वो आपसे पूछ रहे हैं कितने पेयर करेक्टली मैच है, तो 2 मैच हैं, फर्स्ट वाला गलत मैच है, तो ओनली 2 पेयर्स विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबको पता होगा, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होती है। मार्जिनल वर्ड आ जाता है तो मैंने बताया ना एक्स्ट्रा, मार्जिनल मतलब हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो कब होगी, जब मान लो मैंने 1-2 यूनिट प्रोड्यूस करी, इसको प्रोड्यूस करने से भी 20 मिला, इस प्रोडक्शन से भी 20 मिला, तो 20 - 20 करके मैं डिफरेंस निकालती हूँ, यानी मार्जिनल निकालती हूँ। ये है मेरा टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल निकालना है तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगी तो ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो ये ज़ीरो आ जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। समझेंगे कैसे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सबको पता है, जब एक फील्ड पे सिर्फ 4 ही लोग रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि ये लैंड तो लिमिटेड है ना। एक पर्सन काम कर रहा था, प्रोडक्शन हो रही थी लेट से 10, दूसरा आया तो बढ़ के 12 हो गई, तीसरा आया तो बढ़ के 15 हो गई, चौथा आया तो 20 हो गई, पाँचवा आया तो भी 20 ही रही। क्यों? क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है ना। शुरू में चलो काम बटा, काम ज़्यादा लोग कर पाए तो एक लेवल तक तो वो बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय कर दोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि जब आपकी देखो शुरू में तो ये बढ़ रही थी, 2 बढ़ी प्रोडक्टिविटी, 3 बढ़ी, लेकिन यहाँ पे 0 हो गई। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में ऐसा होता है कि आपकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से भी एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता, टोटल प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। तो द आंसर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप सबको क्लियर है ये क्यों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड आपको सबको अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी पता होंगे, नहीं पता तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको कवर करके चलने हैं। नेक्स्ट बात हो रही है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कंसेप्ट क्या है ये ध्यान से समझते हैं, ठीक है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है ना वो बात करता है, थ्रिफ्ट जो है, जस्ट वेट यहाँ देख लेते हैं, या थ्रिफ्ट जो है यहाँ पे बात हो रही है सेविंग की। थ्रिफ्ट में यहाँ पे बात हो रही है सेविंग की, राइट। तो जब आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी इंडिविजुअल सेविंग बढ़ा रहे हो, मैंने भी सेविंग बढ़ा दी, आपने भी सेविंग बढ़ा दी, राइट। अदर पर्सन, बाकी लोग भी अपनी सेविंग बढ़ा रहे हैं, वो लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आप सेविंग नहीं कर रहे हो, आप पैसा अपने पास रोक रहे हो, इट मीन्स आप लोग डिमांड नहीं कर रहे हो, और डिमांड नहीं करोगे तो इकोनॉमी में इनकम भी नहीं जाएगी, और जब इकोनॉमी में कुछ लोगों के पास पैसा नहीं जा रहा है तो वो अपनी कंजम्पशन भी नहीं कर पाएंगे, राइट। कंजम्पशन भी नहीं कर पाएंगे और कुछ लोग सेविंग भी नहीं कर पाएंगे। तो इंडिविजुअल सेविंग बढ़ जाती है लेकिन ओवरऑल सेविंग कम होने लगती है, क्योंकि जब सब लोग अपने अपने पार्ट पे सेविंग करने लगेंगे तो ओवरऑल डिमांड नहीं है, इनकम नहीं है तो लोग ना खर्च कर पाएंगे ना सेव कर पाएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, राइट। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अब देख लेते हैं ऑप्शन में। इट स्टेट दैट, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा सेव करते हैं जब रिसेशन या वॉर की सिचुएशन होती है, जिस वजह से टोटल डिमांड कम हो जाती है या टोटल ओवरऑल सेविंग भी कम हो जाती है, राइट। दिस इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। मैंने आपको डायरेक्टली समझा दिया। प्राइस इंक्रीज डिमांड, ये तो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड कंसेप्ट है। पहली बात तो रिवर्स बात की है, वो भी नहीं है। इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, जब पब्लिक का खर्चा बढ़ता है उससे इकोनॉमी में डेप्ट बढ़ जाता है, ये भी बात नहीं करता। ये बात करता है कि लोग सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो सेव वर्ड ही यहाँ पे मेंशन है, सेव वर्ड ही इसी में मेंशन है और कहीं डायरेक्टली ज़्यादा सेव मेंशन ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। 35 देखते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द एक्टिविटी जिनमें मनी इन्वॉल्व है, मनी अर्निंग के लिए की जाती है। तो देखिए बाइंग एंड सेलिंग बिल्कुल इन्वॉल्व है, डूइंग बिजनेस बिल्कुल इन्वॉल्व है, रिलीजियस प्लेसेस पे आप बस प्रेयर करके आ रहे हो तो बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व है। गिविंग आर्म्स टू बेगर्स मतलब मनी या चैरिटी दे रहे हो बेगर्स के लिए। अब देखो पढ़ के तो लगेगा, मैंने भी टॉपिक पढ़ा है, पढ़ के तो डायरेक्टली ऐसे ये लगेगा कि बेगर्स को देना तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें कोई बिजनेस थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे ना ये इनडायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, क्योंकि आपकी जो एक है ना बेगर इकोनॉमी भी एक इकोनॉमी है, क्योंकि मनी इन्वॉल्व होती है, पैसा है, वो पैसा उनके पास जाएगा तो वो तो उसे आगे खर्च करेंगे ना कहीं। आपने चैरिटी दी बट वो उस पैसे को कहीं ना कुछ कंज्यूम करने में यूज़ करेंगे, अच्छा बुरा जो भी करेंगे, बट इकोनॉमी में वो पैसा जाएगा, एंटर होगा। सो दैट्स वाई ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का इनडायरेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है। तो 1, 2 एंड 4 जो है वो एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके, और थर्ड जो है वो नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा क्यों फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका आंसर ओनली 3। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो सीधा सा आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस करता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है ये समझ लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। फॉर एग्जाम्पल आज आप कोई एसेट परचेज करके लाते हो, लेट्स से, जस्ट वेट, तो क्या कल उसकी वैल्यू सेम रहेगी? वैल्यू चेंज हो जाती है ना, मार्केट से हटते ही प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है, हालांकि ना टूटता है ना फूटता है फिर भी। लेकिन डेप्रिसिएशन का जो नॉर्मल मतलब होता है वो होता है वियर एंड टीयर इन द एसेट। मतलब आपने कोई भी एसेट परचेज की तो वो एक टाइम बाद जो है उसमें थोड़ी बहुत खराबी आने लगती है, वियर एंड टीयर होने लगती है। देखो नॉर्मली वियर एंड टीयर का मतलब ये नहीं कि टूट जाएगी, वैल्यू में भी कमी आने लगती है। तो जो वैल्यू उस एसेट की कम होने लगती है ना, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। अब ऐसा नहीं है ना, आज मैंने अपनी फैक्ट्री है, मेरा एक फैक्ट्री है, मैंने एक मशीन लगाई है, आज मैंने उसे खरीदा है लेट से 1 लाख का, तो मैं तो अपनी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट हर साल बनाती हूँ, आज भी बनाऊंगी, अगले साल भी बनाऊंगी, तो क्या हर साल मैं उसको 1 लाख ही दिखाती रहूँ? एट द एंड तक मेरा 1 लाख का ही एसेट रहेगा? नहीं ना, नॉर्मल उस पर खर्चे भी तो होते होंगे, नॉर्मल उसकी वैल्यू भी तो डिक्लाइन होती है। तो इसीलिए मैं हर बार उसमें से कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन नाम से एक पैसा कम कर देती हूँ। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। डन। तो दिस इज द क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर हम लोग सीधा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर नंबर 3 इसका स्टार्ट कर देंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को लेके क्वेश्चन है, पर्सनल इनकम क्या होती है? वो इनकम जो आपकी है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जब भी कहीं लिखा होता है ना, तो वो क्या होता है? पर्सनल डिस्पोज करना मतलब किसी चीज़ को फेंक देना, थ्रो कर देना। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो आपके पास आ रही है, जिसे आप खर्च करो या सेव कर सकते हो। आपके सारे अमाउंट हटा के जो आ रही है, जिसको आप खर्च या सेव कर सकते हो। तो पहले तो वो पूछ रहा है इसमें से बताइए पर्सनल इनकम कौन कौन सी होती हैं। तो पर्सनल इनकम में दोनों जाती हैं, अर्न्ड एंड ट्रांसफर पेमेंट लाइक पेंशन, बिल्कुल ये दोनों ही आपकी पर्सनल इनकम है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है उसको आप कैलकुलेट करते हो पर्सनल टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट हटा के। देखिए बिल्कुल आपके पास जो पर्सनल इनकम आई है ना, उसमें से आप पहले तो हटाओ ना टैक्स आपका पैसा नहीं है, आपको टैक्स देना है, वो आपके पास डिस्पोज करने के लिए अवेलेबल नहीं है। और नॉन टैक्स पेमेंट जैसे कि फ़ाइन वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये हटाने के बाद जो पैसा आता है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, जिसे आप अपनी कंजम्पशन या सेविंग के लिए यूज़ करेंगे। ये ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे रिटेन्ड अर्निंग, वो पैसा जो आपके पास प्रॉफिट हुआ था लेकिन आपने अपने पास रख लिया, आपने उसको अपने शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं, आर द पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम। नहीं, रिटेन्ड अर्निंग आपका पर्सनल इनकम का पैसा नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग आर द पैसा जो आपने अपना प्रॉफिट हुआ आपको 1 लाख का, आपने सोचा था 1 लाख में से हमें कुछ डिविडेंड देना है, लेकिन आपने क्या करा 50,000 का ही शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, 50,000 आपने अपने पास रख लिए एज अ रिटेन्ड अर्निंग। अब वो रिटेन्ड अर्निंग आपके खर्चे के लिए, आपके यूज़ के लिए पैसा नहीं है, वो रिटेन्ड अर्निंग पैसा बिजनेस में ही लगाना होता है। जो आप प्रॉफिट का हिस्सा अपने बिजनेस में सेव कर लेते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर द फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, राइट। तो रिटेन्ड अर्निंग इज नॉट द पार्ट ऑफ योर पर्सनल इनकम। तो 1 और 2 यहाँ पे ठीक बात है, लेकिन 3rd नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं होती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं होती। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे और चैप्टर नंबर 3 अगली वीडियो में, मतलब दैट इज़ विद रिगार्ड टू मनी एंड बैंकिंग। और इस तरीके से हम ट्राई करेंगे एग्जाम से पहले ये MCQ कवर अप करें। और आई होप आपकी हेल्प हो रही है, आपको छोटे छोटे कंसेप्ट इन MCQ से कवर अप हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। एंड मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने PYQs भी इकोनॉमी के सॉल्व कर लिए हैं, अब तक नहीं करे हैं तो डू रिवाइज ऑल द PYQ, उससे भी बहुत सारे आपके स्टैटिक कंसेप्ट एंड द बेसिक थिंग्स जो कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।